नमस्कार साथियों, एग्जाम यात्रा यूट्यूब का आपका स्वागत है। मैं अजीत सर। आज आपकी पॉलिटी की क्लास जो हमने कल डिस्कस की थी, भारत के संविधान का विकास कैसे हुआ था, निर्माण की प्रक्रिया, तो जो हमारा कल क्लास खत्म हुआ था अब आगे का हम बताएंगे। आपको हमने संवैधानिक विकास की यात्रा में बताया था कि भारत के संविधान का विकास आरंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा होता है, फिर 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद भारतीय शासन प्रशासन को प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार अपने अधीन ले लेती है और उससे पहले धीरे धीरे कंपनी के व्यापारिक शक्तियों को और प्रशासनिक शक्तियों को नियंत्रण रख रही थी। 1833 के अधिनियम में उसने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः व्यापारिक कार्यों से मुक्त करके प्रशासनिक कार्यों में लगा दिया। लेकिन 1857 का इतना बड़ा विद्रोह था लगभग पूरे उत्तर भारत में, जिसमें ब्रिटिश सरकार के पांव उखड़ गए थे यहाँ से, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो उसको देखते हुए इंग्लैंड में ये निर्णय लिया गया कि भारत का प्रशासन ब्रिटिश संसद के द्वारा चलाया जाएगा, यानी एक क्राउन, जो ब्रिटिश ताज कहते हैं, ब्रिटेन में जो शासन प्रणाली संचालित होती है वो ब्रिटिश राज परिवार यानी ताज क्राउन के नाम से होती है। तो भारत को प्रत्यक्ष उपनिवेश बना लिया गया और उसके शासन का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार के संसद के द्वारा किया जाने लगा। तो इस तरह का जो भारत में गवर्नर जनरल का पद था, यानी जो सब शक्तिमान था, जो कंपनी के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, यानी भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता था, आगे चल के उस पद को समाप्त कर देगा। उसकी जगह पे दो नए पद सृजित किए गए। इससे पहले उसके पास दो थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर, व्यावसायिक काम के लिए और एक प्रशासनिक काम के लिए। वह द्वैत शासन चलता था। इस प्रकार की शासन व्यवस्था खत्म करके अब एक वायसराय की पद का सृजन किया गया। दूसरी तरफ एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब इंडिया का जो होता है सेक्रेटरी ऑफ इंडिया पद का नियुक्ति की गई, जो ब्रिटिश सरकार में उसके संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी उसकी जवाबदेही ब्रिटिश संसद के प्रति होती थी। और उसकी काउंसिल के जो भारत परिषद बनी थी, 15 सदस्यीय काउंसिल का निर्माण किया गया था। तो चलिए अब हम देखते हैं पॉइंट वाइज कि कैसे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन कौन से अधिनियम आए और उसमें क्या क्या सुधार किया गया। और इस सुधार में जो सबसे बड़ी बात है कि प्रतिनिधित्व की भावना को बढ़ाया गया। जो आप वर्तमान में सांसद और विधानसभा देखते हैं या प्रशासकीय जो आप जिला प्रशासन देखते हैं, ब्यूरोक्रेसी देखते हैं, इसका आरंभ वास्तव में 1858 के अधिनियम के बाद से आरंभ हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रमिक रूप से देश में संवैधानिक संस्थाओं का विकास कैसे अब नेक्स्ट स्टेज जिसको हम कहते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हुआ। तो चलिए अब देखिए ब्रिटिश क्राउन के अधीन, क्राउन का मतलब हुआ है यहाँ ताज, वहां पे आज भी राज व्यवस्था है, लेकिन वो संवैधानिक राज व्यवस्था है, वास्तविक शासन संसद करती है। तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन संवैधानिक विकास 1858 का भारत सरकार अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। सारी प्रशासनिक शक्तियां ब्रिटिश राज को सौंप दी गई, यानी जो यहाँ पे शासन ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी उसकी जगह पे अब ब्रिटिश सरकार अपने हाथ में प्रत्यक्ष भारत का नियंत्रण ले लिया प्रशासन का। तो सबसे पहले क्या हुई, इस 1858 का अधिनियम को जो इंग्लैंड से पारित हो गया था, इस ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल के पद को बदलकर वायसराय कर दिया गया, यानी जो गवर्नर जनरल जिसके पास सैनिक शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, सारी शक्तियां होती थी, कानून बनाने की शक्ति होती थी, अब वो शक्ति जो है गवर्नर जनरल ना कहके उस पद को क्या बना दिया गया, वायसराय बना दिया गया। और लॉर्ड कैनिंग जो थे ये प्रथम वायसराय बने थे। अक्सर पूछा जाता है भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। इसी तरह पूछा जाता है कि कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। तो लॉर्ड कैनिंग के इस समय 1857 का विद्रोह हुआ था। आप ऐतिहासिक फैक्ट्स को भी इसके साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बने। द्वैत शासन प्रणाली का अंत कर दिया गया तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स जो है
उनको समाप्त कर दिए। आपको पता है कि बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर का गठन किस लिए हुआ था? तो वो हुआ था कंपनी के व्यावसायिक कार्यों के लिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके लिए किया गया था? कंपनी के प्रशासकीय कार्यों के लिए। इन दोनों पद को खत्म कर दिया गया। द्वैत शासन प्रणाली थी, अब इसकी जगह पे जो शासन प्रणाली है उसमें वायसराय को शक्तियां दी गई। और इसमें आगे क्या किया गया, हमने बताया कि एक नया पद सृजित किया गया जिसको हम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत सचिव कहते हैं। एक नया पद सृजित किया गया भारत सचिव। देखिए जो इंडिया का सेक्रेटरी था, जो ब्रिटिश सरकार का सदस्य था, यानी ये ब्रिटिश संसद का सदस्य था। इसकी सहायता हेतु 15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया जो उसको सलाह देती थी, यानी इसके अंतर्गत एक परिषद बनाई गई थी, भारत सचिव परिषद। इसमें 15 सदस्य होते थे, और जो भारत सचिव होता था ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह या उत्तरदायी होता है। जैसे आज के समय में नहीं कहा जाता है कि जो सरकार होती है निर्वाचित, तो लोकसभा के प्रति प्रधानमंत्री या उसकी कैबिनेट क्या होती है? उत्तरदायी होती है। तो इसी प्रकार जो भारत सचिव था वो ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी था, भारतीय प्रशासन से संबंधित जिम्मेवारी और उत्तरदायित्व के लिए। अब देखिए 1861 का उसके बाद क्या होता है, 1858 के अधिनियम के बाद से जो सबसे ज्यादा परिवर्तन आता है, जिसको आज हम संवैधानिक विकास एक तरह से आधारशिला कह सकते हैं, खासकर कार्यकारी और प्रशासकीय रूप में और विधायिक रूप में, वो 1851 का भारत परिषद अधिनियम आता है, जो वर्तमान में आप अभी देखिए सरकार ने हाल ही में जो चेंज किया है कानून, जिसमें इंडियन पेनल कोड हुआ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हुए, ये सारी चीजों की जो आधारशिला 1861 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही आए थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1861 में जो भारत परिषद अधिनियम आया था, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे और इसका क्या प्रभाव पड़ा, और वही संस्था आगे परिवर्तित होकर किन संस्था के रूप में आई, और वो कौन से प्रशासनिक कृत्य थे जो आज तक भी चले आ रहे हैं। तो देखिए कानून बनाने की प्रक्रिया भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया, यानी हमने कहा कि एक विधान परिषद का गठन किया गया, केंद्रीय विधान परिषद का, उसमें कुछ भारतीयों को भी शामिल किया गया। भले उनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष था, लेकिन जो कानून बनाने की जो परिषद होती थी वायसराय के अंतर्गत, उसमें कुछ भारतीयों को शामिल किया गया। तो धीरे से कुछ प्रशासकीय और विधायी मामलों में भारतीयों को शामिल किया जाने लगा। अब देखिए 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय सदस्य के रूप में बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। यानी अगर ये पूछा जाए आपसे प्रश्न कि प्रथम 3 जो वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किए गए थे वो कौन थे, तो बनारस के राजा, पटियाला के राजा और दिनकर राव विधान परिषद में सर्वप्रथम मनोनीत होने वाले भारतीय थे। इस अधिनियम के द्वारा बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां प्रदान की गई, यानी जो आपका शक्तियां छीन ली गई थी कंपनी के अंतर्गत, जिसमें गवर्नर जनरल को शक्ति दी गई थी 1833 में, और मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियां समाप्त कर दी गई थी, प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया था। तो सीमित रूप यहाँ का प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया गया, यानी विधान परिषद का जो विधायी कार्य है विधान बनाने का, उसका विकेंद्रीकरण किया गया। पुनः बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी स्थानीय जो विधान परिषद थी उसको विधायी शक्ति दी गई, यानी कुछ सीमित अधिकार के कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। इस अधिनियम के द्वारा आपातकाल में बिना परिषद की अनुमति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इसकी अवधि 6 मास थी। जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे शक्तिशाली पॉइंट है, बिंदु है, वो है आपातकाल में बिना परिषद की अनुमति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय को दी गई थी। जो वर्तमान में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी कुछ सीमित अर्थों में राज्य सरकार भी अध्यादेश जारी करती है, उसमें क्या करती है कि वो अगर सत्र नहीं चलता है तो कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के माध्यम से अध्यादेश जारी करती है। उसकी वैधता वही होती है जो संसद या विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून की होती है, लेकिन इसकी अवधि लिमिटेड होती है, 6 माह के अंतर्गत होती है। इसको फिर परिवर्तन कराने के लिए फिर अध्यादेश या संसद में पारित करवाना पड़ता है। तो यानी ये जो वीटो पावर, एक तरह से अध्यादेश की जो शक्ति थी, वो प्रशासनिक रूप से 1861 में, जैसे आपको पता है कि 123 के तहत राष्ट्रपति करता है अध्यादेश, केंद्र सरकार को राष्ट्रपति के माध्यम से, और 213 के द्वारा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश देने की
शक्ति प्रदान है। तो इसका जो आधारशिला है वो 1861 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा आया। यानी अगर पूछा जाए कि अध्यादेश देने का प्रथम प्रारूप कब आया, शक्ति कब प्रदान की गई, तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं क्या है। 1861 के बाद लगभग 31 साल बाद दूसरा अधिनियम आया। और इस देखिए, जो अब कंपनी के समय जो अधिनियम आते थे मूलतः कंपनी और प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए आते थे, लेकिन जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जितने भी संवैधानिक सुधार है उसमें चरणबद्ध तरीके से एक तरह से प्रतिनिधि सरकार उत्तरदायित्व की भावना निहित थी। इस प्रकार के सुधार लाए गए। 1861 में क्या किया गया, विधान परिषद बनाई गई केंद्रीय, मद्रास और कोलकाता की बम्बई की प्रेसिडेंसी में विधायी शक्तियां दी गई, और प्रतिनिधियों की जो संख्या थी क्रमशः 1861 से बढ़ाकर 1892 कुछ प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाई गई। आगे चल के जितने भी अधिनियम है उनको बढ़ाया गया। तो एक प्रकार से जो संसदीय शासन प्रणाली है, खासकर जो ब्रिटेन जिसका जनक है, वो व्यवस्था धीरे धीरे ब्रिटिश शासन प्रणाली भारत में भी स्थापित की जाने लगी। अब देखिए 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। यानी केंद्रीय और प्रांतीय विधान जो प्रेसिडेंसी में थे उनमें सदस्यों की संख्या में वृद्धि की, और गैर सरकारी, अभी तक जो थे वो सरकार के ही सदस्य होते थे, लेकिन गैर सरकारी सदस्यों का भी शामिल किया गया। लेकिन इनका भी कोई निर्वाचन नहीं होता था, इनको भी सरकार की एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से मनोनीत करते थे, लेकिन वो सरकार की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नहीं होते थे। विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि के साथ साथ बजट पर बहस करने तथा कार्यपालिका के प्रश्नों को उत्तर देने का प्रावधान किया गया। जैसे आप वर्तमान में संसद में देखते हैं, बजट पारित होता है लोकसभा में, बजट पे बहस किया जाता है, किसी भी बिल पे बहस किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है और सरकार उसका जवाब देती है। इसका जो है प्रावधान 1892 में भारत परिषद अधिनियम के द्वारा किया गया था। यानी बजट पे बहस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और प्रश्न पूछने का, और सदस्यों की संख्या की वृद्धि, इसमें 3 मूलतः बिंदु थे जिनका आगे चल के बहुत ज्यादा उपयोग किया, हमारे संविधान की आधारशिला है। इस तरह के शासन प्रणाली में पहली बार केंद्रीय तथा राज्य परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव, हमने बोला ना कि जो सदस्य चुने जाते उनका आज की तरह जनता निर्वाचन नहीं करती थी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता था, लेकिन गैर सरकारी सदस्यों के रूप में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। अब इसके बाद अगला जो आता है वो आता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको हम मार्लेमेंटो सुधार कहते हैं। यानी 1892 के बाद जो अगला सुधार आता है 1909 में आता है। ये कुछ मामलों में बहुत अच्छा था प्रशासनिक रूप में, लेकिन इसके जो सबसे निगेटिव और नकारात्मक पक्ष था कि इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने वो शातिर चाल चली जो आगे चल के भारत के विभाजन का कारण बनी, और हमारे देश में तुष्टीकरण की राजनीति का आरंभ भी यहीं से होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मार्लेमेंटो सुधार 1909 भारत परिषद अधिनियम। इसको लॉर्ड मार्ले जो थे वो भारत सचिव थे और लॉर्ड मिंटो यहाँ के वायसराय थे, इसलिए मार्लेमेंटो सुधार किया जाता है। इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा इनके समय में इस अधिनियम को लाया गया था। तो देखते हैं इसमें क्या विधायकी और प्रशासकीय परिवर्तन किया जाता है। हमने कहा कि ये भारत विभाजन का आधार ही इसी अधिनियम के द्वारा रखा जाता है, तो उसको भी देखते हैं। केंद्रीय विधान परिषद में 16 सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा एकाएक सदस्यों की संख्या 1909 में जो 1892 में जो आई थी 16 थी, उसको बढ़ा के क्या कर दिया गया, 60 कर दिया गया। उसके बाद केंद्र में सरकारी बहुमत था, लेकिन प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत था। यानी जो वायसराय की परिषद थी उसमें सरकारी सदस्यों का बहुमत था, लेकिन प्रांतीय में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई। ये तो इसके सकारात्मक पक्ष थे। अनुपूरक प्रश्न पूछना, जो आप बजट में आगे पढ़ेंगे हम आपको बताएंगे अनुपूरक प्रश्न क्या होता है, विनियोग प्रश्न क्या होते हैं, सारी चीजें। बजट पर संकल्प रखने का अधिकार भी दिया गया, जो वर्तमान बजट में प्रयोग किया जाता है अनुपूरक प्रश्न पूछने का, संकल्प का, उसका प्रावधान 1909 के भारत परिषद अधिनियम में किया गया था, जिसको हम मार्लेमेंटो सुधार कहते हैं।
इस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन के द्वारा मुस्लिम के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्य के चुनाव मुस्लिम कर सकते थे। यहीं से हमने कहा भारत के विभाजन का 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और मुस्लिम लीग दबाव बना के ब्रिटिश सरकार पे डालती है और यहाँ के वायसराय भारत सचिव उनकी बातों में आते हैं और उन्होंने मुस्लिमों के लिए स्थान रिजर्व किए जिसमें सिर्फ मुस्लिम मतदाता और मुस्लिम प्रतिनिधि होंगे और यही चल के भारत की सबसे बड़ी समस्या बनती है और अंततः इसका परिणाम क्या होता है कि देश में विभाजन होता है, पाकिस्तान का निर्माण होता है। तो पाकिस्तान का जो वैधानिक रूप से जो है निर्माण 1909 के अधिनियम के द्वारा दिया गया होता। अगर इस तरह का पृथक निर्वाचन नहीं दिया गया होता तो पृथक सांप्रदायिक सोच का विकास नहीं हुआ होता और शायद देश एक जो भयानक रक्तपात के साथ देश का विभाजन हुआ वो ना हुआ होता। और जो आज भी कुछ कुरीतियां चले, विभाजनकारी शक्तियां देश में सक्रिय, वो भी इसी अधिनियम के आधार को बना के प्रतिनिधित्व की मांग करती हैं, विशेष की मांग करती हैं। तो ये जो अपीसमेंट जिसको हम कहते हैं तुष्टिकरण की राजनीति, उसका वैधानिक रूप से 1909 पार्लियामेंट्री अधिनियम के द्वारा ही किया गया। अब देखिए इसमें क्या हुआ, सत्येंद्र प्रताप सिन्हा एक भारतीय थे, एसपी सिन्हा, जिनको वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। यानी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, अभी तक क्या था, लेजिस्लेटिव बॉडी में भारतीयों को रखा जाता था, एग्जीक्यूटिव जिसमें कार्यकारी जो शक्तियां होती है यानी सरकार में शामिल किया गया। वो पहले व्यक्ति एसपी सिन्हा थे, सत्येंद्र प्रताप सिन्हा। इन्हें विधि सदस्य बनाया गया। इससे पहले पता प्रथम विधि सदस्य कौन बना था, लॉर्ड मैकाले बना था। उसके बाद जो प्रथम भारतीय बने एसपी सिन्हा बने। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इसके अंतर्गत क्या किया गया। तो 1909 को जो आपसे मोटा मोटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही पूछे जाते हैं। सदस्य की संख्या 16 से बढ़ा कितनी कर दी गई, 60। दूसरा पूछा जाता है इसको किसके नाम से जाना जाता है, तो पार्लियामेंट्री सुधार। फिर पूछा जाता है पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई। तो आप आंसर अगर पूछा रहेगा ऑप्शन 1909 और पार्लियामेंटो, तो आप एकदम पार्लियामेंटो 1909 कर दीजिएगा। फिर पूछा जाता है किस अधिनियम के द्वारा भारत विभाजन की नींव पड़ी, तो 1909 पार्लियामेंटो सुधार है। तो आप इतनी बात ध्यान में रखिएगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। अब चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक। अब हमने आपको बताया था कि 1909 का जो अधिनियम था पार्लियामेंटो, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, उसके बाद 10 साल बाद एक नया अधिनियम आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम 1919 में ले आया गया था 10 साल बाद। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड करते हैं। जो चेम्सफोर्ड थे वो आपके क्या थे, वायसराय थे। मॉन्टेग्यू जो थे भारत सचिव थे। यानी इन दोनों महोदय लोग के नाम से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है 1919 के अधिनियम को। 1909 को क्या कहा जाता है, पार्लियामेंटो कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या क्या प्रशासनिक सुधार किए जाते हैं। केंद्रीय और प्रांतीय सूचियों को अलग अलग कर दिया जाता है। जो आप देखते हैं ना हमारे संविधान वर्तमान समय में 3 सूचियां हैं जिसमें केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। इस प्रकार केंद्रीय और प्रांतीय सूचियों को अलग कर दिया जाता है। यानी प्रांतीय विषय अलग कर दिए जाते हैं, केंद्रीय विषय अलग कर दिए जाते हैं। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। अब देखिए प्रांतीय जो सूचियां हैं उनमें भी दो विभाजन किया जाता है, 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक वो आरक्षित जिसपे गवर्नर जो होता है प्रांतों का वो अधिकार रखता है, और दूसरा जो वहां पे उत्तरदायी प्रतिनिधि वाली सरकार होती है, तो जिसको हस्तांतरित कहा जाता है, ट्रांसफर किया गया है, वो गवर्नर के अधीन होता था। और आरक्षित मंत्रिपरिषद को जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, यानी जो सीमित उत्तरदायित्व था प्रांतीय में, जिसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि भी हुई थी, तो उनको क्या था, आरक्षित दिए गए थे, और जो हस्तांतरित था वो गवर्नर के जनरल थे। इस प्रकार दोहरी शासन व्यवस्था आती है जिसमें एक आरक्षित विषय होता है और एक हस्तांतरित विषय होता है। हस्तांतरित विषय जो होता है गवर्नर जनरल के हाथ में होती है और आरक्षित मंत्री के हाथ में। इस प्रकार ड्यूल शासन यानी 2 तरह की दोहरी शासन प्रणाली होती है। यानी प्रांतीय सूची के विषयों को 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक पे अधिकार गवर्नर का होता है, दूसरे पे जो आरक्षित मंत्रिपरिषद होती है उसके द्वारा होता है। केंद्रीय विधान परिषद में द्विसदनीय व्यवस्था का गठन किया गया। यानी जो केंद्रीय परिषद थी उसमें
सदनी व्यवस्था जो वर्तमान समय में लोकसभा और राज्यसभा के रूप में देखते हैं, इसका गठन 1919 के चेम्सफोर्ड सुधार में किया गया भारत शासन अधिनियम में। वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 में से 3 भारतीय होना आवश्यक था। यानी गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें कुल 6 सदस्य होते थे, उसमें से 3 यानी आधे भारतीय सदस्य होना सुनिश्चित किया गया 1919 के अधिनियम से। सांप्रदायिक आधार पे, अभी तक 1909 के सांप्रदायिक आधार पे मुस्लिमों के लिए सीट आरक्षित की गई। इसी तरह भारत में और विभाजन करने के लिए इस उद्देश्य से, न कि भारत के प्रशासन को सुधारने के उद्देश्य से, सिखों, भारतीय ईसाइयों तथा यूरोपियंस के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। यानी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था का विस्तार किया गया 1919 के अधिनियम में, जिसमें सिख, इंडियन ईसाई जो थे और तथा जो यूरोपियंस थे, चाहे एंग्लो इंडियन थे, उनके लिए सीटें आरक्षित की गई। लंदन में भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन किया गया। जो आज आप देखते हैं एम्बेसडर की व्यवस्था, एक देश में दूसरे देश में राजनयिक होते हैं, तो पहली बार भारत सरकार का हाई कमिश्नर, जो कॉमनवेल्थ के देश होते हैं, यानी जो इंग्लैंड के शासन प्रणाली में थे, उसमें हम एम्बेसडर को उच्चायुक्त कहते हैं, हाई कमिश्नर। तो पहली बार 1919 में हाई कमिश्नर की स्थापना हुई, लंदन में इसका कार्यालय खोला गया, जो भारत के विदेश मंत्रालय के लिए कार्य करता था। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट हमने आपको बताया था कि 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसकी लगभग इतना विस्तृत था, इसको हम मिनी संविधान कहते हैं। 200 धाराएं हमारे वर्तमान संविधान में लगभग थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ शामिल की गई। तो 1935 के भारत परिषद अधिनियम को हम देखते हैं क्या है। भारत शासन अधिनियम 1935 का, इस अधिनियम में 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थी। हमारे संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, 395 धाराएं हैं। यानी ये कहा गया कि हमारी संविधान जो वर्तमान में संचालित है, इसका बैकबोन है, यानी रीढ़ की हड्डी है 1935 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें उत्तरदायी सरकार का निर्माण किया गया, यानी गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों को शामिल किया गया जो परिषद केंद्रीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थी, यानी संसदीय उत्तरदायित्व के रूप में शासन को स्थापित किया गया। अखिल भारतीय स्तर पर संघ का निर्माण किया गया। 3 प्रकार की सूचियों का निर्माण किया गया है। 1919 में क्या किया गया, 2 तरह की सूचियां, केंद्रीय सूची और राज्य सूची थी। तो 3 सूचियों का जो निर्माण है 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था। हमने बताया कि इसके लगभग सारी धाराओं में, लगभग 200 धाराओं को थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ भारत में शामिल किया गया, हमारे संविधान जो वर्तमान में लागू है संविधान। सांघिक सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची 33 विषय थे, जिनमें केंद्र और राज्य दोनों अधिकारता रखते थे। लेकिन इसमें केंद्र को बढ़त मिलती है, यानी केंद्र चाहे तो सूची पे उसको वर्चस्व है, राज्य की समवर्ती सूची पे। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, यानी प्रांतों में जो द्वैध शासन चलता था, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय, उनको समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार द्वैध शासन कानून जो 1919 में लागू किया गया था, प्रदेशों में हटा दिया गया। अब क्या किया गया, वो दोनों विषय जो थे आरक्षित, हस्तांतरित, इस तरह का कोई भेदभाव नहीं रखा गया। लेकिन केंद्र पे एक संघीय सरकार की अवधारणा जो है 1935 के अधिनियम में स्थापित किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि आपने 1935 के अधिनियम को देख लिया। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका कल टॉपिक आएगा होगा संविधान सभा का निर्माण और उससे जुड़े हुए जितनी समितियां बनाई गई थी, क्या क्या कार्य किए थे, कितने दिन वाचन हुआ था। तो कल का टॉपिक और इम्पॉर्टेंट होगा, हमारे साथ बनेगा नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद बहुत बहुत।